हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 17 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। जैसे कि हम लोग ये एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। मैथ्स कर रहे हैं, फिर इंग्लिश भी करेंगे। तो जो पेपर आपका होने वाला है फरवरी मार्च में होने वाला है, तो उसके लिए कितना बेनिफिशियल है आपको मालूम है दोस्तों। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, चलते हैं हम लोग सीधे मैथ के सवालों की तरफ। आ जाइए नीचे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से आपका मैथ का सवाल शुरू होता है। पहला सवाल आपका ये बोर्ड मास का सवाल आपको सामने देखने को मिल रहा है। आइए करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 6 और 4, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 10 हो जाएगा। प्लस ये बोलिए 4 से काटेंगे हम तो यहाँ बन जाएगा 3, और 3 गुणा 2 यानी कि बन जाएगा पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 6 के बराबर बन जाएगा। ये बन जाएगा 3 और एक 4/3, तो 3 से काटेंगे 3 बार में। हालांकि इसके पहले मुझे एक और काम करना पड़ेगा कि मुझे डिवाइड करना पड़ जाएगा। अगर हम डिवाइड करेंगे, इस 3 को लाएंगे नीचे, तो ये कट जाएगा पूरा 3 बार में। ठीक है, और ये बनेगा 4/3, तो 3 से 3 काट दो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4 के बराबर। समझ रहे हैं बात। ठीक है, ये बन जाएगा 3 और 2 5/3। अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ लिखो 10 प्लस 6 प्लस, ठीक है, ये 10 प्लस 6, फिर यहाँ बीच में है प्लस, फिर यहाँ बोलेंगे 4, फिर यहाँ बोलेंगे प्लस 5/3। 16 4 20, 20 गुणा 3 यानी कि 60 प्लस 5 यानी कि 65/3 इस सवाल का आंसर है। तो पहला सवाल बेहद ही आसान सवाल से हम लोगों ने शुरुआत किया, बोर्ड मास का सवाल था, सिंपल सवाल था। ठीक है, चलते हम लोग सीधे सवाल नंबर 2 की तरफ। उम्मीद करते हैं कि वो सवाल थोड़ा बढ़िया मिले। ठीक है, एक वृत्ताकार ट्रैक के परितः एक दौर में एक एथलीट जो है पहले राउंड में 10 मीटर पर सेकंड की चाल से, और सेकंड राउंड में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, और थर्ड राउंड में 30 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। दौर में उसकी औसत चाल फाइंड आउट करना है। ठीक है, वृत्ताकार ट्रैक के परितः का था, अगर हम बात करें, कोई भी अगर सर्कल का ट्रैक है, तो सर्कल का जो परिधि होगा वही तुम्हारा डिस्टेंस होगा रेस का। तो आप मुझे बताओ, अगर ये दौड़ रहा है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तो हर बार क्या होगा, डिस्टेंस हमारा सेम होगा। हर बार डिस्टेंस हमारा सेम होगा, उसको मान लेते हैं कि वो डी के बराबर है। तो अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालना है, तो हम क्या कहते हैं, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम बोलते हैं ना भाई। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहली बार डी, फिर से डी, और फिर से डी। अगर मुझे टाइम निकालना पड़े टोटल डिस्टेंस का अपन टोटल टाइम, तो मैं कहूँगा पहला डिस्टेंस की जो स्पीड है वो है 10 की स्पीड से। अगला टाइम कितना निकालेंगे, D/20 के हिसाब से। और थर्ड टाइम कैसे निकालेंगे, D/30 के हिसाब से। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, मीटर पर सेकंड में एवरेज स्पीड आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से डी तीनों कॉमन निकाल के आप काट दो। डी कॉमन निकाल लिया हमने, फिर यहाँ से डी कॉमन निकाल के आप काट सकते हैं। ठीक है, ऊपर बनेगा सिर्फ 1, नीचे बनेगा, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो बन जाएगा 30, ये बन जाएगा 3, मुझसे मिस्टेक हो गई। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, इसका एलसीएम हो जाएगा भाई 60। ठीक है, और ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 3, और ये बन जाएगा आपका 2। क्लियर है क्या। हम ऊपर करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो अगर इसको हम बोलेंगे 60 यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, वो ये हुई है कि यहाँ पे देखो, अगर हम काटेंगे तो 1+1+1 बचेगा, यहाँ पे 1 नहीं बल्कि 3 बचेगा। ठीक है, मुझसे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं। यहाँ लिखेंगे 60 × 3, और नीचे बन जाएगा आपका 6 3 9 2 11। ठीक है, आओ जरा काट लो, इसका आंसर निकाल लो। 180/11, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 11 एकम 11, यानी कि यहाँ बचेगा 7 और 0 यानी कि 66। 6.4 है, तो 11 3 33, फिर 7 यानी कि 11 6 66, 16.36 मीटर पर सेकंड इसका हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है। ठीक है, जब भी आपका डिस्टेंस सेम होता है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर सेम ना भी हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिर्फ 2 ही स्पीड होता है, तो उस वाले केस में क्या लगाते हैं, 2xy/x+y आपने पहले से याद करके रखा होगा। लेकिन यहाँ पे 3 स्पीड था, इसलिए मुझे ये फॉर्मूले अप्लाई करने पड़े। ठीक है, एक एसी का जो अंकित मूल्य है वो 36,800 रुपया है। दुकानदार इस पर 11% की ऑफ सीजन छूट प्रदान करता है, तो एसी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, 36,800। इसकी वैल्यू 100 रुपये के बराबर अगर है, आपने 11 रुपये डिस्काउंट दिया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 89 के बराबर। आओ जरा सॉल्व करो, इसका आंसर निकाल लो। ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एसपी। तो आप अगर देखेंगे 368 इंटू 89, ठीक है, तो 9 × 8 कितना हो जाएगा, अंतिम 2 वैल्यू आ रहा है। मतलब यहाँ पे देखेंगे 2 तुम्हारा यहाँ भी है, 2 तुम्हारा यहाँ भी है,
लेकिन 2 ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर बी और सी तो नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, समझ गए बात। अब यहाँ पे तुम गुना करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं हमारे पास। ठीक है, तो क्या करें फिर, गुना कर लेते हैं। आइए फास्टली करते हैं हम लोग गुना। कैसे करेंगे देखो, अगर ये 90 होता ना तो गुना करना आसान हो जाता। अगर ये 90 होता तो गुना करना आसान हो जाता, लेकिन चूंकि 89 है तो हम क्या बोलेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस 89 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि गुना करना थोड़ा सा मुझे आसान करना है, तो मैं क्या करूंगा, 100 माइनस 11 करूंगा। इससे फायदा क्या होगा मुझे कि 368 इंटू 100 यानी कि 368,000 माइनस, अब देखो इसमें से इसे गुना करना आसान हो जाएगा। समझ रहे बात, समझ रहे ना। तो यहाँ बोलो 11 अट्ठे 88, कैरी 8, 11 छक 66, 70 और 4 74, कैरी 7, 33 और 7 यानी कि 40। अब डिफरेंस करना तो आसान हो जाएगा भाई, बताओ डिफरेंस करना तो आसान हो जाएगा। तो हमने 6800 में से अगर हमने 4000 कम किया तो 2800, और फिर 48 और कम कर दो यानी कि 52 बचेगा हमारा लास्ट में। समझ रहे हो बात, यानी कि 32,752 रुपया आपका आंसर मैच हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्धवार्षिक रूप से दे 2% वार्षिक नॉमिनल रेट के अनुरूप प्रभावी वार्षिक दर आपको फाइंड आउट करना है। अर्धवार्षिक रूप से दे है और 2% वार्षिक नॉमिनल रेट के अनुरूप प्रभावी वार्षिक दर क्या है। आपसे कह रहा है भाई कि अगर रेट तुम्हारा 2% है और अगर ये हाफ ईयरली होता है तो 1 साल के बाद इसका जो इफेक्टिव प्रभावी रेट का मतलब जिसका इफेक्टिव रेट होगा 1 साल के बाद वो कितना हो जाएगा। तो जैसे आपने हाफ ईयरली बोला है तो ये रेट 2% से क्या बन जाएगा, 1%। और टाइम अगर 1 साल है तो ये टाइम कितना हो जाएगा, 2 साल। समझ के बात, यानी मैं कह सकता हूँ कि 1% को 2 बार मुझे कंपाउंडिंग कराना है। समझ के बात, इस वाले केस में कैसे निकालते हैं, 1 और 1 यानी कि 2% प्लस 1 का 1%, 1 का 1% यानी कि 1 गुना 1/100, यानी कि बोल सकते हैं 0.01, यानी कि 2.01% क्या हो जाएगा, इसका इफेक्टिव रेट हो जाएगा। समझ गए बात, आगे बढ़ते भाई, आसान था ये भी सवाल। और वही क्रम में निकालना है, और वही क्रम में निकालने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप क्या कर लो, सबको सेम बेस बना लो। ठीक है, अगर यहाँ पे 80 है तो इसको भी 80 बनाओ, इसको भी और इसको भी। तो मैं कह सकता हूँ 70/80, ये देखो आप 16×5 = 80 यानी कि 5 से मल्टीप्लाई, 13×5 = 65, ये 80, 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 62/80, और ये तो है, ये है 80, 63/80। अब मुझे बताओ कि अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा वाला वैल्यू पहले, तो बड़ी वैल्यू है कौन सी, आप देखो पहले यही तो है, इससे छोटा ये वाला हो जाएगा, फिर ये वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला लास्ट में चला जाएगा। समझ गए बात, आप इसको अरेंज कर लो, ऑप्शन नंबर जो भी है आप उसको देख लो, आसान सवाल है ये। नंबर 6 पे आते हैं भाई कि एक कार्य को रिया 12 दिनों में करती है। एक कार्य को रिया जो है वो 12 दिन में करती है, जबकि रीता जो है ना वो 18 दिन लगाती है, जबकि गीता जो है ना वो 24 दिन लगाती है। रीता और गीता ने 6 दिन तक मिलकर साथ किया है। ठीक है, और फिर गीता की जगह रिया ने ले लिया है। कार्य को कुल मिलाकर कितने दिन पूरा किया जाएगा, तो पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, इसका निकालते हैं एलसीएम, जो कि आ जाएगा 72 के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं तो कितना, 12×6 = 72, 18×4 = 72 और ये 3 के बराबर। पहले ये दोनों मिलकर के 6 दिन काम करते हैं, मतलब 4 3 7 गुना 6 यानी कि 42 काम तुम्हारा पूरा हो जाता है। अभी काम कितना बाकी है, 30। ठीक है, अभी काम बाकी है 30। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ गीता की जगह रिया ने ले ली, मतलब गीता खत्म और ये रिया चालू, मतलब अभी दोनों मिलकर काम करेंगे कितना दिन में, 10 इफिशियंसी से, मतलब कितना टाइम लगेगा भाई, 3 दिन और लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ लग गया 3 दिन, और यहाँ स्टार्टिंग में इन लोगों ने काम किया था 6 दिन, तो टोटल टाइम कितना लग गया, 9 दिन, 9 डेज इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आसान सवाल था ये भी, आगे बढ़ते हैं, अभी तक कोई सवाल मुश्किल आया नहीं है मेरे सामने। ये देखिए फिर से आ गया नंबर 7, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं जिसका तीनों साइड क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं इसको। हमने इसको नाम दिया भाई ABC, नाम दो चाहे मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे कह रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, काट के बनाया है समषट्भुज। ओहो क्या बात है,
आपको कन्वर्ट करना है हेक्सागोन में, मतलब मुझे इस तरीके से काटना है ना भाई कि ये वाला यहाँ से काट के हटाओ, फिर ये वाला आपने यहाँ से काट के हटाने हैं, और फिर ये वाला आपको यहाँ से काट के हटाने हैं। अब ये जो बन गया ना, ये वाला, ये जो बन चुका है बीच में, इसका आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। बढ़िया सवाल है। अब मुझे बताओ, टोटल ए बी बोलो चाहे ए सी बोलो, आप ए बी बोलो चाहे ए सी बोलो चाहे बी सी बोलो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, इन तीनों का साइड का जो लेंथ है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मुझे समचतुर्भुज का एरिया निकालना है, ठीक है भाई, समचतुर्भुज का एरिया निकालना है, तो समचतुर्भुज का मुझे साइड फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बता दो, समचतुर्भुज में सारे लेंथ क्या होते हैं? बराबर। ठीक है, यानी अगर ये वाला x है तो ये वाला भी x होगा, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। ठीक है भाई, अब चूंकि हमने काटा है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये पूरा 6 सेंटीमीटर का है तो इक्वल इक्वल काटने के चक्कर में मैं कह सकता हूं कि ये भी 2 होगा, ये भी 2 और ये भी 2 बोल सकते हैं। यानी मैं सिंपल तरीके से कह सकता हूं कि जो हेक्सागोन आने वाला है उसका जो साइड लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा? उसका साइड लेंथ, वो साइड हो जाएगा 2 सेंटीमीटर के बराबर। अब हेक्सागन का जो एरिया होता है भाई, वो 6 टाइम एरिया ऑफ, अगर आप निकालोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हो जाता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल वही होगा जिसका साइड तुम्हारा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये सवाल बढ़िया है। तो आप जरा देखो, 6 इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड है कितना? 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मेरे भाई 4 ही होता है, 4 से 4 यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि 6√3 इस सवाल का आंसर है। 6√3 इस सवाल का आंसर है। समझ गए बात? अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे 2 2 2 कैसे हो गया तीनों बराबर? ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताना दो, मैं और क्लियर कर देता हूँ कि मैंने कैसे 2 2 को 2 कर दिया इक्वल तरीके से। अब बताओ कि किसी भी हेक्सागन में जो एंगल होता है, जो कि समचतुर्भुज है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 120। मैं अगर बोलूँ तुमसे कि यहाँ से इसकी जो एंगल है वो कितना बनेगा बताओ, मैं थोड़ा खाली कर रहा हूँ, ठीक है, तो बताओ एंगल कितना बनेगा? तो आप बोलेंगे 120। अगर ये 120 हुआ तो ये वाला कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 60, और चूंकि ये वाला ठीक वैसे ही 60 बन जाएगा, और ये तुम्हारा एबीसी ऑलरेडी इक्विलेटरल है, मतलब ये कितना हो जाएगा? 60 के बराबर। मतलब ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल। मतलब ये वाला x माना था हमने, तो ये भी x, ये भी x। ठीक वैसे इस ट्रायंगल में भी ये भी x, ये भी x और ये भी x, और ये अगर x है तो ये वाला भी तो x होगा ना। तो तीनों x x x यानी 3x की वैल्यू कितना था? 6 के बराबर, यानी x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। यही हमने फटाफट कर दिया था, दो 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 बराबर कर दिया था। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको। ये आपका बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है, बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर पे आते हैं। क्या बोलते हैं 8 नंबर? रमेश ने कुछ पैसे उधार लिए और पहले वर्ष के अंत में 4,565 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 6,534 रुपया के भुगतान के द्वारा इसे चुकता करने के लिए सहमत हो गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो रमेश के द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा 10% वार्षिक है और यहाँ पे कंपाउंडिंग की बात कर रहा है, तो जो फर्स्ट ईयर के बाद जो तुमने ब्याज चुकता किया होगा वो सिर्फ 10% इंटरेस्ट दिया होगा उस पर फर्स्ट ईयर में। लेकिन जब दूसरी साल, जब सेकेंड ईयर आपने उसको ब्याज दिया होगा तो 10 का 10% और लगा होगा, यानी कि ये सेकेंड ईयर 21% दिया होगा इसने। 10%, 10%, 2 साल का, और और क्या बोल सकते हैं? 10 का 10% बोलेंगे ना। तो अब मुझे बताओ, अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है तो कुछ भी अप्लाई ना करो, सिंपल डायरेक्टली निकालो। मैं कैसे निकालूंगा देखना। 4,565 आपने फर्स्ट ईयर के बाद दिया है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है 11 है, और मुझे निकालना 10 की वैल्यू। ठीक है, प्लस अब देखो 6,534 रुपया ये 2 साल के बाद दिया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो वैल्यू है ये 121 की वैल्यू है, आपको निकालना है 100 की वैल्यू। गुना कर लो, आंसर निकाल लो फिर। ठीक है, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 पचे 55। मिस्टेक किया मैंने, हाँ बिल्कुल फिर से कर देते हैं। 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 पचे 55। आप ठीक है, हाँ ये कटेगा। 12 पचे 60, 21 बचे तो नहीं कट रहा है, तो
तो 11 काटते हैं, धीरे धीरे काटते हैं। 11 से काटो जा रहा है, 11×5 = 55, 10×3 = 11, 9×9 = 99, 11×4 = 44। फिर काटो अब, 11×5 = 55, 11×4 = 44। आप जरा देखो, 4150 + 5400, 5400, 4100 यानी कि 9500 और 50 और 95 से 50 रुपए उसने क्या लिया था, उधार लिया था। आगे बढ़ते हैं। 40 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 60 वस्तु के सीपी के बराबर है। परसेंट लाभ ज्ञात करें। इन्हें अगर हमको एसपी और सीपी का रेशियो निकालना है, कन्वर्ट कर दो। नहीं, 40 के वस्तु का आपने 60 में सेल किया, मतलब 20/40 का प्रॉफिट हुआ। इसी को बोलते हैं 1/2, इसी को बोलते हैं 50%। बेहद ही आसान सवाल था ये। नंबर 10 पे आते हैं भाई। ए बी सी किसी कार्य को ए बी और सी किसी कार्य को 42 दिन में, 56 दिन में और फिर 63 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने के 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, पहले में काम करते हैं, एलसीएम निकालते हैं तीनों का। तो 14×3 = 42, या फिर ये तो कटेगा नहीं 14 से, तो 7×6 = 42, 7×8 = 56, 7×9 = 63। हमने क्या किया, तीनों में से 7 कॉमन निकाला। अब जरा क्या करो, इन तीनों का आप निकाल लो एलसीएम, निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो बन जाएगा, इन दोनों का बन जाएगा 18, 8 18 का निकालोगे तो कितना बन जाएगा, अब बताओ। 9 और ये 4, 2×36, दोनों 72 × 7। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, एलसीएम। तुम अपना शॉर्टकट तरीके से नहीं, तुम अलग तरीके से अपना कर लेना। जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 72×7। ठीक है, और जो 72×7 है वही तुम्हारा टोटल वर्क भी तो है। बोलो, तो अगर मैं एफिशिएंसी निकालने की काम करूं तो आप क्या करोगे, 42 से करोगे डिवीजन, यानी कि 7×6 = 42, 6×12, ये बन जाएगा 12 एफिशिएंसी। 56 करेंगे, 7×8 = 56, 8×9 = 72, 7×9 = 63, 9×8 = 72। इन तीनों का मुझे एफिशिएंसी मालूम चल गया है। अगर मैं गुना कराऊं, 7×7 = 49, 504 क्या हो जाएगा भाई, टोटल वर्क। ठीक है, जो एलसीएम था। अब बताओ, आपसे कह रहा है कि ए ने काम पूरा होने के 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। जो काम पहले छोड़ दिया उसके काम को हम जोड़ देते हैं, और बी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कुल कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय की संख्या ज्ञात करें। 10 दिन पहले कौन छोड़ा है, ए, यानी कि ए की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, इस काम में जोड़ देंगे। ठीक वैसे ही बी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ा, मतलब 12×9 = 108 हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे और बटा तीनों से कर देंगे डिवीजन। 12×9 = 21 और 8 कितना हो जाएगा, 29। ठीक है भाई, 29। आओ जरा सॉल्व करें। तो 500, 600, 700, 28×4 = 32, 732। क्या ये कटने वाला है क्या, पता नहीं कटेगा कि नहीं कटेगा। ये देखो ऑप्शन दे रहा है कि लगभग निकाले, मतलब पॉइंट में आएगा तो आपको काट के हटाना है। ठीक है, तो 29 दूना 58, 15 और 2 यानी कि 152। अगर ये 30 25 150 होता, मतलब ये पॉइंट 25 पॉइंट लगभग 3 के आसपास ऐसा कुछ दिन आने वाला है, इतना दिन। तो आपसे कह रहा है कि लगभग निकालो, तो क्या बोलेंगे हम, एक्यूरेटली 25 दिन। ठीक ठाक सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल देखकर थोड़ा लंबा लगता है, कोई बात नहीं, करते हैं। 3 धावक है, अमन, रमेश और नरेश, एक दौड़ लगाते हैं जिसमें अमन जो है रमेश से 48 मीटर आगे रहता है और नरेश से 68 मीटर आगे रहकर दौड़ को पूरी करता है। ठीक है भाई, हम एक, ये रेस का सवाल है, बढ़िया लगता है मुझे देख के। यहाँ आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये देखो जरा, थोड़ा और बड़ा कर दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखे और क्लियर आपको दिखे। ये आपका क्या है, आपसे कह रहा है कि 3 धावक हैं, अमन, रमेश और नरेश दौड़ लगाते हैं। इसमें अमन रमेश से 48 मीटर आगे और नरेश से 68 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे आगे रहने का मतलब डिस्टेंस कम तय करता है कि पूरा तय करता है, ये क्लियर तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप देखना, अमन जो है वो रमेश से 48 मीटर आगे। ठीक है, अमन तुम्हारा यहाँ है।
ठीक है, रमेश से 48 मीटर आगे यहाँ तुम्हारा रमेश है, इन दोनों के बीच 48 मीटर का डिफरेंस है। अमन इससे थोड़ा आगे ही है ना, ज्यादा डिस्टेंस कवर कवर करने वाला है, और नरेश जो है वो यहाँ पे है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 68 अगर है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। कितनी हो जाएगी भाई 20। ठीक है, ये हो जाएगी 20। समझ गए बात, समझ गए बात। ठीक है, मतलब कह रहा है कि भाई कि अमन तुम्हारा यहाँ से दौड़ेगा, रमेश यहाँ से दौड़ेगा और नरेश यहाँ से दौड़ेगा। इस लाइन का मतलब ये हुआ। ठीक है, ओके। फिर कह रहा है कि इसी लंबाई का एक अन्य दौर में रमेश जो है वो नरेश से 25 मीटर आगे रह के दौड़ पूरी करता है। सेम लेंथ का एक और रेस होता है, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि रमेश जो है वो नरेश से 25 मीटर आगे रह के दौड़ को पूरी करता है। प्रत्येक धावक जो है पूरी दूरी को स्थिर चाल से तय करता है, तो दौड़ की लंबाई ज्ञात करें। क्या बात है, सवाल बढ़िया है, ट्रिकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे होगा, बट जो भी आपके सामने हम करेंगे, दिमाग लगाएंगे आपके सामने ही हम। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, रेस का सवाल है, बेहतर होना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पूरी डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम मान लिया हमने कि वो x के बराबर चाहे d के बराबर, जो भी आपको मानना है मान लीजिए, हमने x मान लिया इसको। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि नरेश ने कितना दूरी तय किया, तो आप बोलेंगे इस पूरे x में से 68 कम दौड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ही दौड़ेगा। बोल सकता हूँ ना। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा थोड़ा सा देर के लिए, अमन है इधर, ये तुम्हारा रमेश है, और ये तुम्हारा नरेश है। थोड़ा टाइम दो, अच्छे सवाल को थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो हमने क्या बोला कि नरेश जो है ना, देखना यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में, अगर फर्स्ट केस की बात करूं तो अमन जो है पूरा डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब ये पूरा x चलेगा। लेकिन जो रमेश है ना, रमेश ये 48 कम चलने वाला है, समझ रहे हो बात, x माइनस 48। और जो नरेश है ना, ये 68 कम चलेगा, यहाँ से यहाँ तक कम चलेगा, ये सिर्फ x माइनस 68 चलेगा। समझ गए बात, ये डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की हम बात कर चुके, हमने x जो माना है वो डिस्टेंस को माना हमने। ठीक है, याद रखना इस चीज को, बढ़िया सवाल है ये, मजेदार। थोड़ा टाइम लगने तो थोड़ा टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस केस की बात करूँ, सेकंड वाले केस में तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे अमन तो है नहीं, रमेश जो है ना ये पूरा डिस्टेंस तय करेगा, लेकिन नरेश जो है ना वो x माइनस 25 तय करेगा, x माइनस 25 तय करेगा। अब मुझे निकालना भाई x की वैल्यू, मुझे निकालना है भाई x की वैल्यू, समझ रहे हो। तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन ये है कि अगर मैं टाइम को सेम करूं, तो दोनों ही केस है, मुझे टाइम के वैल्यू तो यहाँ से निकालना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये तो बढ़िया सवाल है भाई एकदम। तुम्हारे पास सिर्फ एक मात्र ऑप्शन ये है कि अगर मैं तुमसे ये बोलूं, जैसे ये इसका कोई रेशियो मुझे मालूम चल नहीं रहा अमन का, तो रमेश और नरेश का यूज करके आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि मुझे लगता है कि अगर मैं बोलूं कि रमेश बटा नरेश, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, जैसे मैंने मान लिया कि रमेश का डिस्टेंस d1 मान लिया हमने, इसको मान लिया d2, तो दोनों ही केस में d1 बाई d2 इक्वल होगा, मुझे लगता है। क्यों लगता है हमको, क्योंकि जिस रेशियो से वो दौड़ेगा रमेश, उस रेशियो से नरेश, सॉरी उसी रेशियो से अगले वाले रेस में भी रमेश दौड़ेगा। यानी दोनों का अगर स्पीड, दोनों का अपने अपने स्थिर चाल से चल रहे हैं, तो दोनों अपने अपने हिसाब से दौड़ेंगे, जिसकी वजह से उनका डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। क्या सवाल है, मजेदार सवाल है भाई, एकदम मजेदार है, मजा आ गया एकदम। और जरा सॉल्व करके देखते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रमेश बटा नरेश, यानी कि मैं कह सकता हूं कि x माइनस 48 बटा x माइनस 68 इज इक्वल टू x बटा x माइनस 25। ये मैं कहना चाहता हूँ, समझ रहे हो बात, कि जो रेशियो होगा इन दोनों के डिस्टेंस का वो इक्वल होगा। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आओ जरा देखो, यहाँ बन जाएगा x के स्क्वायर। ठीक है, x से हमने गुणा किया,
फिर देखो माइनस बनेगा 25 ऑफ x, फिर माइनस बनेगा 48 ऑफ x, प्लस क्या बनेगा 25 गुना 48 यानी कि 1200। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 68 इंटू एक्स। क्या मैंने सही किया है? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ देखो 25 और 48 यानी कि 73 माइनस में, तो उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस में, यानी कि 1200 इज इक्वल टू माइनस 68 प्लस 73 एक्स यानी कि प्लस 5x। यानी यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ चुकी है 1200/5 यानी कि 240 मीटर। क्या बात है, क्या बात है, यही आपका आंसर है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया इस सवाल को पढ़ के। ठीक है, रेस का सवाल है, मुझे लगा था कुछ टाइम या डिस्टेंस कुछ कांस्टेंट करके सवाल पूछेगा, लेकिन ये तो मजेदार सवाल है। हमने क्या किया कि हमने डिस्टेंस का रेशियो इक्वेट कर दिया। अगर ये इक्वेट नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। कोई और मेरे दिमाग में कुछ आ भी नहीं रहा है कि मैं कोई और तरीके लगाऊं। ठीक है, दिस इज द बेस्ट मेथड जिससे कि आप कर सकते हैं, मुझे मतलब मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी आप देख लेना, कमेंट करना कि मैंने कैसे बताया है। ठीक है, उन दोनों का जो रेशियो होगा डिस्टेंस का वो इक्वल होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े, 12 पे आते हैं। यदि x माइनस वाई अगर 85% इतने के बराबर है तो y x का कितना परसेंट है? मैं सिंपल लिख रहा हूँ x माइनस वाई इच टू एक्स प्लस वाई। बताओ कितना हो जाएगा? उसको इस साइड, इसको उसे मतलब 5/17। समझ गए बात? अगर आपको x माइनस वाई मालूम, x प्लस वाई मालूम, तो हम निकाल सकते हैं x वैल्यू और y की वैल्यू। दोनों को जोड़ के हाफ करिए मतलब 11, घटा के हाफ करिए यानी कि कितना? 6। क्लियर है भाई? आपसे कह रहा है कि y जो है वो x का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 6/11 इंटू 100%। बोलिए ना, यानी 600/11%, यानी कि 11×5 = 55, 5 0 11 चौक 44, 6 इंटीजर 54 इंटीजर 6/11%। दिस इज द आंसर। 13 पे आते हैं। एक व्यक्ति एक पैकेट को वास्तविक माप से 10% कम वजन यूज करके बेचता है। मतलब आपके सामने कह रहा है कि भाई हम 100 रुपए की वस्तु को 100 में ही सेल कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो 10% वजन कम बेचता है। मतलब 100 ग्राम के बदले उसने सिर्फ 90 ग्राम इस्तेमाल किया है। ये काट दो, तुम्हारा क्या देगा? सीपी और एसपी का रेशियो देगा, मतलब कि यहाँ से काट लो आप 9:10 का रेशियो। कितना का प्रॉफिट है? 1/9। इसी को बोलते हैं कि 11 इंटीजर 1/9%। याद किया होगा आपने। आगे बढ़े, 14 पे आता है भाई। किसी संख्या को 42 से डिवाइड करने पे हमें भागफल के रूप में, मान लो कोई संख्या हमने n मान लिया, उसे हम डिवाइड किया हमने 42 से, तो जो रिमाइंडर आया वो कितना आ गया? 120। और शेषफल 0। ठीक है, शेषफल 0 का मतलब ये हुआ कि पूरा पूरा इसे कट जाता है। उसी संख्या को अगर 41 से हम डिवाइड करें तो शेषफल तो है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ जो भागफल है उसी से हम करते हैं डिवीजन। या फिर यहाँ अगर चूंकि शेषफल अगर 0 है तो n का वैल्यू मुझे मालूम है, कैसे? 120 इंटू 42। अब आपसे कह रहा है कि इस नंबर को आपको डिवाइड करना है 41 से, तो रिमाइंडर कितना होगा? बताओ, रिमाइंडर कितना होगा, निकाल लो। तो यहाँ डिवाइड किया हमने तो रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 1। यहाँ डिवाइड किया हमने तो कितना आ गया रिमाइंडर? 82 यानी कि 38। 38 इंटू 1 यानी कि 38 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। ये भी आपका आसान सवाल देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। पंकज एक कुर्सी की बिक्री पर पहले 250 की नकद छूट देता है, ठीक है, और फिर 8% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि कुर्सी का जो अंकित मूल्य है वो 4,250 रुपया है, तो दी गई छूट योजना के बाद ग्राहक को कुर्सी का अंतिम मूल्य बताइए कितना हो जाएगा। पहले आपने 250 रुपये डिस्काउंट है, मतलब ये बन गया 4,000। अब 4,000 के बाद आपने 8% का डिस्काउंट दिया और फिर 5% का दिया था। हम काम करते हैं, 100 की वस्तु को आपने 90 में, सॉरी 92 के अंदर बेचा, फिर से आपने 100 की वस्तु को बेचा है 95 में। सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। 2 जीरो यहाँ से और 3 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से। ठीक है भाई, 5 दूना 10, 5 19 टाइम, 2 गुना 2, तो आप बनाएंगे 92 दूना कितना होता है भाई? तो आप बोलेंगे 184। हाँ ठीक तो है, 184। ठीक है, इंटू कर लो 19, तो आप देखेंगे 19 9 चौका 36, लास्ट डिजिट कितना आ गया? 6। 6 सिर्फ यहाँ है, बाकी कहीं पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी आप गुना कर लो, 19 चौक 76, कैरी 7, 152 और 7 159।
15, 19 और 15 यानी कि 34, 196 रुपया इसका अंतिम विक्रय मूल्य आपको देखने को मिल रहा है। फिर से एक लंबा सवाल देखने को मिला है, डरते नहीं करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आ रही 2000 मीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार स्टेडियम के परितः 8000 मीटर की एक दौड़ में सबसे तेज धावक रोहन और सबसे धीमा धावक सोहम, और भी लोग हैं क्या, एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं और दौड़ शुरू होने के बाद 10वें मिनट के अंत में आरंभिक बिंदु पर एक साथ पहली बार पहुंचते हैं। यदि रोहन सोहम की दोगुनी चाल से दौड़ता, अच्छा ठीक है, तो रोहन को दौड़ समाप्त करने में कितना समय लगेगा। बढ़िया सवाल फिर से आपको देखने को मिला है। फिर आप यहाँ पे कर लेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इस तरह के सवाल आप अगर रिवाइज करेंगे बार बार तो मजा आएगा आपको, ठीक है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ हमने अच्छे सवाल करके एग्जाम हॉल में आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपसे कह रहा है कि 2000 मीटर की परिधि वाला एक वृत्ताकार स्टेडियम है। सिंपल, समझना, बहुत अच्छा सवाल है ये। 2000 मीटर इसका परिधि है, यानी कि पेरीमीटर है, और आपसे कह रहा है भाई कि 8000 मीटर का दौर है, मतलब आपसे कह रहा है सिंपल तरीके से कि इस सर्कल को 4 राउंड लगाना है। 4 राउंड लगाएंगे तब क्या हो जाएगा, रेस तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे बात। 2000 मीटर का परिधि है सर्कल, अगर 8000 मीटर की रेस है, मतलब मैं कह सकता हूं कि इसी सर्कल पर आपको 4 बार दौड़ना है, तब आप जीत पाएंगे। लेकिन मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आया कि यहाँ पे सबसे तेज कहने का क्या मतलब है। जब दो ही लोग हैं तो एक तेज होगा और एक धीमा होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज यहाँ पे दे रखी है, देखना, ये देखना यहाँ पे रोहन जो है सोहम की दुगनी चाल से दौड़ता है। रोहन जो है और सोहन का यहाँ पे स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है। स्पीड रेशियो कितना है, 2:1, 2:1। अब मुझे एक बात बताओ, फिर एक और बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही बिंदु से आप दौड़ना शुरू करते हैं, मतलब मान लो कि पॉइंट ये है तो जहां दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि आरंभिक बिंदु पर मिलते हैं एक साथ पहली बार, और ये टाइम है 10 मिनट के बाद। अब मुझे एक बात बताओ, अगर स्पीड इसका रोहन का दुगुना है, इसका स्पीड 1 गुना है, रोहन अगर दुगुना चल रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जितने देर में रोहन एक चाल चलेगा उतने देर में सोहन सिर्फ यहाँ पहुंचा होगा, आधा पहुंचा होगा। यानी इन दोनों की मुलाकात होने के लिए मैं कह सकता हूं कि रोहन जब तक रोहन 2 राउंड लगाएगा ना, 2 राउंड लगाएगा, तो उतने देर में सोहम सिर्फ 1 राउंड लगाएगा। कंप्लीट राउंड की बात मैं कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। जितने देर में 2 चक्कर लगा देगा रोहन, उतने देर में 1 चक्कर लगाएगा सोहन, और फिर उन दोनों की मुलाकात इसी आरंभिक बिंदु पर हो पाएगी। यहाँ पे मीट हो रहा है, मतलब मेरा कारनामा सही हो गया। यहाँ पे कहना क्वेश्चन का सही हो गया कि अच्छा मुलाकात तो हो गई आरंभिक बिंदु पे, और इन दोनों की जो मुलाकात हुई है, इन दोनों का ये कारनामा करने में लगता है 10 मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर सवाल कहता है कि रोहन को दौड़ समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो रोहन इससे पूछ रहा है, तो रोहन को 2 राउंड कंप्लीट करने में लगते हैं 10 मिनट, कंप्लीट करवाना है 4 राउंड, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 20 मिनट। बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार, बहुत ट्रिकी। वट एवर यू वॉन्ट टू से, दिस क्वेश्चन इज वेरी मच ट्रिकी, वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो भी आप कह लो, ठीक है ना। मजा आ गया सॉल्व करने में। अगर तुम इस डिस्टेंस टाइम स्पीड के चक्कर में पड़ोगे ना, बहुत लेंदी हो जाएगा। यही तरीका है, बेस्ट तरीका है जिससे आप मतलब कर सकते हैं इस सवाल को फास्ट तरीके से, मुझे लगता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपस में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, 17 पे आते हैं। एक नया घन बनाने के लिए, एक नया घन बनाने के लिए भाई 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाते हैं, तो उस घन के नए विकर्ण की लंबाई, तो जो नए का साइड का क्यू होगा, इन तीनों साइड के क्यू के सम के बराबर कर लो, यानी कि 125 प्लस 64 प्लस 9 कितना होता है बताओ। तो ये होता है 12 6 18, 5 4 9 9 18। बताओ, नया घन बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर को पिघलाया जाता है, यानी तीनों के वॉल्यूम का सम एक नए वॉल्यूम के बराबर होगा। सही कह रहा हूँ ना मैं। ये देखो कितना हो जाएगा, 12 और 6 18, 180 और 9 9 18, यानी कि 198। ठीक है भाई, ये तुम्हारा साइड का क्यूब है। आपको निकालना है नए घन घन के विकर्ण की लंबाई, आपको निकालना है √3 इंटू ए निकालना है, विकर्ण निकालना है ना कि साइड। तो मैं क्या करता हूँ, इसको तोड़ता हूँ जरा, तो आप अगर देखोगे इसकी वैल्यू कितनी बनेगी,
ये बन जाएगा 2, तो बचेगा 99, यानी कि फिर अगर काटेंगे 3 तो बन जाएगा 33, फिर से 3 तो बन जाएगा 11। सही है क्या? 11 33, 3 99 गुना 2 98। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, हमने ही गड़बड़ किया है भाई। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, 9 लिखा हमने, जो कि यहाँ होना चाहिए 27। माई मिस्टेक, आई एम सॉरी। ठीक है, आप देखो यहाँ पे फिर से कर लेता हूँ। तो अब देखना यहाँ पे कितना बन जाएगा। 12 6 18 और 2 20, यानी कि 200, 7 4 11 और 5 16, 216 बन गया। फिर तो सही है। फिर तो वैल्यू कितना, 6 का क्यों होता है, मतलब ए की वैल्यू कितनी है कि 6 के बराबर, यानी कि √3। ए कितना हो जाएगा, 6√3। विकर्ण कितना हो जाएगा, 6√3। आगे बढ़ते हैं। ए और बी के आय का अनुपात आपको दे रखा है, जो कि 5:3 है। उनकी आय का अनुपात 8 वर्ष के बाद 3:4 होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बचपन से जब से आप तैयारी करना शुरू किए होंगे कि यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है, 2 का, यहाँ पे डिफरेंस है 1 का। तो हम क्या करेंगे, सेम करेंगे डिफरेंस को, यानी कि 6 अनुपात बन जाएगा 8। सही है ना, 6:8 बन जाएगा। कुछ मिस्टेक है क्या? हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 5 3 में 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे तुम्हारा कुछ गलत लिखे हैं क्या हम? पता नहीं, दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा ज्यादा। ठीक है ना, कुछ कुछ लिख रहा हूँ मैं। यहाँ 5:8 दे रखा है। ठीक है, कह रहे कि ए और बी की आय का अनुपात 5:8 है। तो ये तुम्हारा करंट सिनारियो है। ठीक है, और ये फिर 8 वर्ष के बाद की कहानी है कि इनके आय का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो फिर मुझसे मिस्टेक हो गई फिर से। कैसे, यहाँ पे देखो 5 और 8 में 3 का डिफरेंस होता है, तो मुझे करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लीकेशन। मतलब कितना बोलूंगा, 3 से मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना, 3 3 9 और 4 3 12। अब देखो यहाँ भी 3 का डिफरेंस, यहाँ भी 3 का डिफरेंस, और ये 8 की कहानी, मतलब 8 साल बाद की कहानी। मतलब यहाँ पे देखो कितने का गैप है, देखो 8 और 12 में 4 का गैप है। तो 4 रेशियो का मतलब 8 साल, तो रेशियो 1 का मतलब 2 साल। ठीक है, आपसे कह रहा है कि वर्तमान आयु का योग निकालिए। तो 8 और 5 13, और 1 की वैल्यू है 2, यानी कि 26 साल दोनों का सम हो जाएगा। आसान सवाल था, लेकिन हमने ठीक है ना, मिस्टेक करने की वजह से थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। प्रथम 16 प्रकृत संख्याओं का जो एवरेज है वो आपको निकालना है। प्रथम 16 प्रकृत संख्याओं का एवरेज, यानी 1 से लेकर के आपको जोड़ते जाना है कितने तक, 16 तक, और डिवाइड करेंगे हम 16 से। n इंटू एन प्लस 1/2, और 16 तो है ही है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, एवरेज। समझ गए? 16 से 16 काट लो, यानी कि 8.5 इस सवाल का आंसर होगा। बेहद ही आसान। आते हम लोग आखिरी सवाल की तरफ। उम्मीद करते हैं कि हम लोगों ने ठीक ठाक सॉल्व किया है। एक चुनाव में प्रत्याशी जिसने 70% मत पाए हैं, 500 मतों के बहुमत से चुन लिया गया है। मतलब आप बताओ, विनर को मिला है 70%, तो जो हारने वाला है उसको मिला है 30%। 500 के बहुमत से अगर जीता है, मतलब डिफरेंस कितना, 40%। इसकी वैल्यू है कितनी, 500। बताइए, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से करो डिवाइड, यानी कि 125। आपसे कह रहा है भाई कि मतों का कुल संख्या निकालिए, मतलब कुल संख्या यानी कि 100%। हमने क्या किया, 10 के आगे एक जीरो लगा दिया, मतलब 125 के आगे आप एक जीरो लगा दो। 1250 इज द रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थोड़ा सपोर्ट करिए हमें, मोटिवेट कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।